तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एडीएसपी सर्कल पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको 10 तारीख का एग्जाम के में 1 मार्क्स का जो रिटन क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपका 7 क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, जिसमें 7 में 5 का जवाब देना होता है, वो यहीं से ही मिलेगा। तो आप ये 25 क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करके ही जाइएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके 25 क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? तो यह कृषि का एक विधि है जिसमें जमीन के एक टुकड़े से वनस्पति को काटकर और जलाया जाता है, जलाकर साफ किया जाता है ताकि खेती के लिए जमीन तैयार हो सके। यानी कि एक बार जो कृषि होती है उसमें से वनस्पति को काटकर जलाकर उसको साफ किया जाता है ताकि आगे फिर से खेती किया जा सके। यही है कर्तन और दहन कृषि। दूसरा आज का है कि कुटीर उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कुटीर उद्योग का 2 उदाहरण देना है। तो कुटीर उद्योग के उदाहरण देने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कुटीर उद्योग होता क्या है। तो कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि यह छोटे पैमाने की कृषि है जिसमें घर के सदस्य लोग मिलकर ही इसे चलाते हैं। जैसे कि मिट्टी का बर्तन बनाना, यानी कि घर के सदस्य लोग ही मिलकर बनाते हैं, या तो फिर टोकरी बुनना। ये दोनों आपका उदाहरण हो गया है कुटीर उद्योग का, यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाना और टोकरी बुनना। आज का तीसरा है कि निर्यात से आप क्या समझते हैं? यानी कि निर्यात का क्या तात्पर्य है? जब कोई देश अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को दूसरे देश में बेचता है तो इसे ही निर्यात कहते हैं। यानी कि जब कोई देश अपने देश में किसी भी चीज को बनाता है या तो भी किसी भी सेवाएं को दूसरे देश में जाकर उसे बेचता है या उसके बारे में बताता है तो इसे ही निर्यात कहते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत बताइए। यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है एक स्रोत उसका बताना है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत हो जाता है जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है वो, या तो किसी फैक्ट्री से, कारखाने से जो धुआं निकलता है, ये सब में से किसी भी एक को आपको लिख देना है। यानी कि वायु प्रदूषण का ये सब स्रोत है। 5वां प्रश्न है कि रबी फसल क्या है तथा यह किस ऋतु के फसलें हैं? यानी कि रबी फसल क्या है, यह किस ऋतु के फसल है, ये पूछा है। तो इसका जवाब है कि रबी फसल यह है कि यह अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, तथा यह शीत ऋतु में बोया जाता है। यानी कि यह शीत ऋतु की फसल है। तो यह पूछा है कि रबी फसल क्या है, तो यह अक्टूबर और नवंबर में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। और यह किस ऋतु के फसलें हैं, तो यह शीत ऋतु के फसलें हैं। यानी कि रबी फसल जो है वो शीत ऋतु के फसलें हैं। अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न। आज का हमारा छठा प्रश्न है कि जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा क्या है? एक व्यक्ति के जन्म के समय उसके औसत जीवित रहने की संभावित आयु को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति जिस समय जन्म लेते हैं उस समय से औसत जीवित रहने की आयु को ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ये था छठा प्रश्न। 7वां है कि साक्षरता शब्द की परिभाषा दें। यानी साक्षरता शब्द का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता शब्द का मतलब होता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति, 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सके। यानी कि वैसे व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक हैं, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सके, उसी को ही साक्षरता शब्द की परिभाषा में लाया जाता है। 8वां प्रश्न है कि ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? यानी कि ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जब नए चारागाहों की तलाश में पशुपालकों का मौसम के अनुसार पहाड़ों से घाटियों और मैदानों में वापस आना। यानी कि जो पशुपालक होते हैं, यानी पशु को पालते हैं, वो लोग मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं अपने पशुओं को भोजन देने के लिए, यानी खाना देने के लिए। उसी को ही ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है कि भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है?
यानी भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो यह जो भूमध्य सागर की कृषि है यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें मुख्य रूप से खट्टे फल जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये इसी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं उसी की कृषि की जाती है। यानी भूमध्य सागर में खट्टे फल की कृषि की जाती है। आज का 10वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार है कि इसमें दो या दो से अधिक देश, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक देश के बीच वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करना ही, यानी कि जब दो देश आपस में मिलकर अपने अपने देश की वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान करते हैं उसी को ही बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। समझ गए? आज का 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका ये राष्ट्रीय राजमार्ग है कि ये वे मुख्य सड़कें होते हैं जो राज्यों और प्रमुख शहरों को जोड़ती है। यानी कि किसी भी देश के राज्य से अब प्रमुख शहर जो ज्यादा फैला हुआ हो, ज्यादा प्रचलित शहर हो, उसको प्रचलित शहर से शहर को ही मिलाती है। जो वो सड़कें होती है उसी को ही राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। आज 12वां प्रश्न बोलता है कि मानव भूगोल की दो शाखाएं के नाम लिखिए। यानी कि मानव भूगोल के दो शाखाओं का नाम यहाँ पे लिखने बोल रहा है। पहला लिख रहा है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल। आप यहाँ पे राजनीतिक भूगोल भी लिख सकते हैं और मतलब जनसंख्या भूगोल भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। हम दो लेकर आए हैं, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है। 13वां प्रश्न बोल रहा है द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? यानी द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है? यह वे गतिविधियां हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप की यह वे गतिविधियां हैं जिसमें कच्चे माल को विनिर्माण के माध्यम से तैयार नए उत्पादों में बदला जाता है। यानी कि जैसे कि देखिए कपड़ा बनता है तो कपड़ा तो डायरेक्ट बन नहीं जाता है, उसके पहले उसमें कपास से ऊन तैयार किया जाता है, यानी वो हो गया कच्चा माल, उससे बनता है कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। तो ये जो नया बना ये द्वितीयक में आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं, कपड़ा जो बन गया उसी को बोलेंगे द्वितीयक क्रियाकलाप। यानी कि जो कच्चा माल होता है उससे नया माल को तैयार कर देना द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाता है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना। ठीक है। अब हम लोग 14वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 14वां प्रश्न को देखते हैं। परिवहन से क्या अभिप्राय है? पूछ रहा है कि परिवहन से क्या अभिप्राय है? लोगों या वस्तुओं और पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की सुविधा। यानी कि जब लोग हो, पशु को या किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाने की सुविधा होती है उसे ही परिवहन की अभिप्राय कहा जाता है। अगला है कि ग्रामीण बस्तियां क्या है? यानी कि ग्रामीण बस्तियां का क्या तात्पर्य है? यह है कि छोटे आकार के वे आवास जहां के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों, वे छोटे आकार के आवास जहां पे मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे कि खेती करना, यानी कि गांव के लोग हो गए, वे सब आ जाते हैं ग्रामीण बस्तियां में। अगला प्रश्न बोलता है कि एक लौह खनिज का नाम लिखे। लौह खनिज का नाम, यानी जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लौह खनिज हो गए जो बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और भी होते हैं पर हम यहाँ लेकर आए हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जो ज्यादा ही प्रचुर मात्रा में भी पाए जाते हैं। अगला है कि दूषित जल से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम बताएं। यानी कि दूषित जल से होने वाली दो बीमारियों के नाम बताइए। एक हैजा और दूसरा पीलिया, यानी कि दूषित जल से होने वाली दो बीमारियां हैं ये। अगला है कि भारत में सीमांत श्रमिक कौन है? यानी कि भारत में सीमांत श्रमिक में कौन से लोग आते हैं? तो यानी कि सीमांत श्रमिक में वे लोग आते हैं जिन्होंने एक वर्ष में 183 दिन से कम काम किए होंगे। यानी कि वे सारे मजदूर आते हैं सीमांत श्रमिक में जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम किए हो, वे लोग सीमांत श्रमिक में आ जाते हैं। ठीक है। अगला है कि पुश और पुल, यानी कि पुश और पुल कारक
किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये पुश और पुल कारक जो है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। यानी कि पुश में होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढकेल देना, और पुल का होता है कि किसी भी चीज को देखकर आकर्षित हो जाना। ये हो जाता है पुल में, और किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में ढकेल देना पुश में आ जाता है। ठीक है, और ये जो पुश और पुल होता है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। अगला जो 20वां प्रश्न है वो बोलता है कि भारत में कितने रेल जोन है? यानी कि रेल जोन कितने हैं भारत में? तो टोटल 19 रेल जोन है, यानी कि कुल 19 रेल जोन है, जिसमें से मेट्रो रेलवे स्टेशन यानी कि जो मुंबई का मेट्रो रेलवे स्टेशन है वो भी शामिल है। आपका जो एग्जाम में होगा 19 यदि ना दे तो 18 दिया हुआ रहेगा, तो आपको 18 भी मार के आना है। ठीक है, अगर 19 दिया हुआ रहेगा तो 19, नहीं तो फिर 18। अगला है कि गैरिसन या छावनी, गैरिसन या छावनी नगर से क्या अभिप्राय है? ये जो गैरिसन या छावनी नगर होते हैं ये वे नगर होते हैं जहां मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। सैन्य उद्देश्यों के लिए जो स्थापित किए जाते हैं जो जगह को, उसी को ही वही नगर को गैरिसन या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न बोलता है कि किसी एक लौह और इस्पात उद्योग का नाम लिखिए। लौह और इस्पात उद्योग, जिसमें टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है वो लौह और इस्पात उद्योग में आ जाते हैं। तो ये 22वां प्रश्न हो गया। अब 23वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश कौन सा है? यानी कि जो भारत सबसे ज्यादा व्यापार किससे साझेदारी करता है? तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारी वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो भारत है वो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं। 24वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किस नदी और किन दो स्थानों के बीच में है? ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किस नदी और किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? तो वो गंगा, हुगली और भागीरथी नदी पर स्थित है, और प्रयागराज और हल्दिया के बीच में स्थित है। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारों पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? जो गंगा नदी के किनारे उतना प्रदूषण हो रहा है उसका स्रोत क्या है? तो उसका सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत जो है, जो गंगा नदी के किनारे में कचरा वगैरह होता है उसका सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत हो जाता है औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरा। जो घरों से कचरा फेंका जाता है वो सीधा गंगा नदी में ही जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा नदी को गंदा करने में। समझ गए? इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न देख लिए हैं। जो आपके एग्जाम के लिए रिटेन में एक मार्क्स का आता है वो 25 देख लिए। एग्जाम में 7 आता है जिसमें से 5 आपको लिखना रहता है, वो यहीं से ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 30 आते हैं वो हमने भी पूरी 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए करवाया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ये रहा रिटेन 1 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला भी लाएंगे, इसलिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गजब काटे